कराची की उस रात हवा में सिर्फ चिपचिपी नमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डर घुला हुआ था जो सांस के साथ अंदर उतरकर रूह तक जम जाता था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली थकी हुई रोशनी में गलियों की दीवारों पर परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो अंधेरा खुद कोई खेल खेल रहा हो। दूर से देखने वाला धोखा खा सकता था। लैयारी की उलझी गलियों में कुछ लड़के शोर मचाते हुए फुटबॉल खेल रहे हैं। कोई हंसता, कोई चिल्लाता, लेकिन जो इंसान जरा भी पास जाने की हिम्मत करता, उसके लिए वह मंजर जिंदगी का आखिरी सबक बन सकता था। क्योंकि वहां पैरों से लुढ़क रही चीज कोई गेंद नहीं थी, उसमें चमड़ा था, मगर इंसानी। वह एक जिंदा इंसान का कटा हुआ सिर था, आंखें खुली हुई जैसे अब भी कुछ कहना चाहती हो, चेहरा सन्नाटे से भरा हुआ। वह सिर किसी गुमनाम आदमी का नहीं था, बल्कि लैयारी के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अरशद पप्पू का था। वही अरशद पप्पू जिसके नाम से कभी कराची के बड़े कारोबारी पानी मांग लेते थे। आज उसका सिर उसी मिट्टी में ठोकरें खा रहा था जहां से उसने राज किया था। और ठोकर मारने वाले कोई बाहर के दुश्मन नहीं, उसके अपने पुराने साथी थे, उजैर बलोच और बाबा लाडला। कोई हंसते हुए बोला, आज का मैच यादगार रहेगा, और दूसरा जवाब देता है, गोल तो हो ही गया। यह कोई सिनेमा का सीन नहीं था, न किसी डरावने उपन्यास की कल्पना। यह पाकिस्तान के उस शहर की सच्चाई थी जिसे कभी प्यार से रोशनी का शहर कहा जाता था। अब उसकी पहचान बहते खून, बारूद की गंध और हर सुबह मिलने वाली लाशों से जुड़ चुकी थी। यही वजह है कि यह कहानी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि धुरंधर नाम की एक फिल्म आने वाली है। ट्रेलर देखकर पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने तक लिख दिया कि फिल्म लैयारी को जासूसों के खेल का मैदान दिखाती है। लेकिन सच यह है कि असल कहानी किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक और उलझी हुई है। यह सिर्फ गैंगस्टरों की दास्तान नहीं, यह उस शहर का मातम है जिसे उसके अपने रखवालों ने धीरे धीरे खा लिया। 1960 और 1970 का दौर था जब AK-47 की गूंज नहीं, बल्कि रामपुरी चाकू और धारदार छुरियों का खौफ चलता था। फिर वक्त ने करवट ली। 1990 का दशक आया और लैयारी के जुर्म के इतिहास में एक ऐसा नाम उभरा जिसने सारी परिभाषाएं बदल दी। उसका नाम था इकबाल, लेकिन दुनिया उसे बाबू डकैत के नाम से जानती थी। आमतौर पर गैंगस्टर की तस्वीर दिमाग में आते ही एक अनपढ़ जाहिल आदमी उभरता है, मगर बाबू डकैत इस सोच का उल्टा था। पढ़ा लिखा, समझदार, फिजिक्स में MSc की डिग्री वाला। जो दिमाग न्यूटन के नियमों और क्वांटम फिजिक्स को समझ सकता था, वही दिमाग अब जुर्म के फार्मूले हल कर रहा था। बाबू बेहद शातिर था। उसका नेटवर्क सिर्फ कराची तक सीमित नहीं था, बल्कि सरहदों के पार तक फैला हुआ था। पुलिस उसकी नाक के नीचे से ड्रग्स का कारोबार चलता और किसी को भनक तक नहीं लगती। उसकी दुश्मनी दादल से पुरानी थी, उसी दादल से जिसने कभी काला नाग को खत्म किया था। बाबू ने ठान लिया, हिसाब बराबर होगा, और फिर दादल को बीच बाजार काट डाला गया। एक पढ़ा लिखा फिजिक्स का स्टूडेंट पुराने डॉन का कातिल बन चुका था, लेकिन बाबू डकैत की कहानी किसी फिल्मी गोलीबारी पर खत्म नहीं हुई। जब पुलिस और CIA ने मिलकर उसे दबोचा, तब तक उसकी जिंदगी उसे सजा दे चुकी थी। वह लकवे का शिकार हो चुका था, पैरालाइज्ड। ताकतवर शेर अब पिंजरे में पड़ा। कहते हैं आखिरी दिनों में वह बस छत की तरफ देखता रहता और बुदबुदाता, हिसाब तो पूरा, और उसी हाल में उसने दम तोड़ दिया। लैयारी की गलियों में जुर्म की यह दास्तान यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन यह वही मोड़ था जहां से अंधेरा और गहरा होता चला गया। दादल के मारे जाने के बाद लैयारी की बादशाहत एक पल के लिए खाली जरूर हुई, लेकिन उसका खून ठंडा नहीं पड़ा था। उसकी विरासत जिंदा थी, और उस विरासत का नाम था अब्दुल रहमान बलोच। यही वही लड़का था जो आगे चलकर पूरे पाकिस्तान में रहमान डकैत के नाम से जाना गया, और जिसने दहशत के मायने ही बदल दिए। उस वक्त रहमान बहुत छोटा था, ना समझ, दुनिया की चालाकियों से अनजान। उसे एक हाथ की जरूरत थी जो उसे थाम सके, एक ऐसे शख्स की जो उसे रास्ता दिखा सके। यह जगह भरी हाजी लालू। हाजी लालू दादल का पुराना साथी और बिजनेस पार्टनर था। उसने रहमान को अपने साए में ले ली, ठीक अपने बेटे की तरह। हाजी लालू के खुद के 7 बेटे थे, और उन्हीं में से एक था अरशद पप्पू। यह नाम आगे चलकर रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बनने वाला था। हाजी लालू ने रहमान को जुर्म की दुनिया की हर बारीकी सिखाई, किससे हफ्ता लेना है, पुलिस को कैसे साधना है, और दुश्मन को कब और कैसे मिटाना है। उनका ठिकाना शेरशाह कब्रिस्तान के आसपास था। वहीं से ड्रग्स और जबरन वसूली का पूरा नेटवर्क चलता था। बाप और बेटे जैसे इस रिश्ते में दोनों ने मिलकर लैयारी को निचोड़ लिया। कुछ वक्त तक सब कुछ सही चलता रहा। पैसा बेहिसाब आ रहा था, रुतबा बढ़ता जा रहा था, लेकिन जुर्म की दुनिया में भरोसे की उम्र बहुत छोटी होती है। जहां लालच होता है, वहां धोखा तय होता है। बात 1990 के दशक के बीच की है। रहमान डकैत ने एक बेहद अमीर व्यापारी को अगवा किया। फिरौती की रकम इतनी बड़ी थी कि करोड़ों की गिनती चल रही थी। तभी हाजी लालू के मन में शैतान जाग उठा। वह रहमान के पास गया, बड़े सलीके से, बाप जैसी नरमी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा रहमान, मेरी बात मान ले, इस आदमी को छोड़ दे,
मेरी इज्जत का सवाल है, इसके साथ मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, हम इससे एक पैसा भी नहीं लेंगे। रहमान, जो लालू को सच में पिता मानता था, उसकी बात काट नहीं सका। उसने बिना सवाल किए व्यापारी को आजाद कर दिया। लेकिन असली चाल तो रहमान की पीठ पीछे चली थी। कुछ ही दिनों बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि हाजी लालू ने उसी व्यापारी से चुपचाप पूरे 1 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। रहमान को भनक भी न लगे, उससे पहले लालू ने उसे एक छोटे से केस में फंसा दिया और पुलिस के हवाले करवा दिया। मकसद साफ था, रहमान जेल में सड़ता रहे और पैसे मांगने की ताकत न रखे। सलाखों के पीछे बैठा रहमान हर रात यही सोचता रहा कि जिसे उसने बाप माना, उसी ने उसे बेच दिया। उस 1 करोड़ की ठगी ने उसके अंदर बचे इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जेल की दीवारों के बीच उसने खुद से कहा, आज से हाजी लालू मेरा बाप नहीं, मेरा दुश्मन है। और यहीं से एक ही परिवार 2 खेमों में टूट गया। एक तरफ हाजी लालू और उसका बेटा अरशद पप्पू, दूसरी तरफ अकेला, जख्मी और आग से भरा रहमान डकैत। यह सिर्फ गैंग का बंटवारा नहीं था, यह कराची की सड़कों पर खून की लंबी कहानी की शुरुआत थी। अब जमाना चाकू और छुरियों का नहीं रहा था, ऑटोमेटिक हथियारों का दौर आ चुका था। रहमान डकैत जेल से बाहर निकलते ही एक ऐसा दरिंदा बनने वाला था जिसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं था। पैसा तो बस बहाना था, असली आग तो उसके अंदर बचपन से ही जल रही थी। उसके लिए किसी को मार देना उतना ही आसान था जितना सांस लेना। जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम महज 13 साल की उम्र में पड़ चुका था, जब एक मामूली बहस में उसने पड़ोसी के पेट में चाकू घोंप दिया था। लेकिन 1995 में जो हुआ, उसने लैयारी के सबसे पुराने अपराधियों की भी रूह कंपा दी। रहमान को शक हो गया कि उसकी अपनी सगी मां का रिश्ता किसी दुश्मन गैंग के आदमी से चल रहा है और वही उसकी मुखबिरी कर रही है। उस शक ने रहमान के अंदर की आखिरी हद भी तोड़ दी। अब वह सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने खून से भी लड़ने को तैयार हो चुका था। उस रात रहमान जब घर लौटा तो उसकी आंखों में इंसान नहीं, सिर्फ आग थी। उसने कुछ पूछा नहीं, किसी से बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं चाहिए, बस शक था। और उसी शक ने उसे हैवान बना दिया। पल भर में उसने अपनी ही मां का गला दबा दिया। न कोई आंसू, न कोई हिचक, और बेरहमी देखिए कि कत्ल के बाद उसने लाश को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उसी कमरे में, उसी पंखे से उसने अपनी मां के जिस्म को लटका दिया और नीचे फर्श पर बैठकर खाली नजरों से उसे देखता रहा, मानो खुद से कह रहा हो, अब जो होना था हो गया। उसी पल लैयारी ने समझ लिया कि यह लड़का मामूली अपराधी नहीं है, यह तो सरहदें तोड़ चुका शैतान है। लेकिन इंसानी फितरत का अजीब खेल देखिए, जो शख्स घर के अंदर अपनी मां का कातिल था, वही बाहर की दुनिया में खुद को मसीहा बनाकर पेश करता था। रहमान डकैत लैयारी का रॉबिन हुड कहलाना चाहता था। वह गरीबों के अस्पतालों के बिल भरता, जरूरतमंद लड़कियों की शादियों का खर्च उठाता, नौजवानों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट करवाता और जगह जगह मुफ्त खाने के लंगर खुलवाता। लोग सीना ठोक कर कहते, हमारा रहमान भाई तो फरिश्ता है। रहमान जानता था कि यही भीड़ उसका कवच है। जनता साथ हो तो पुलिस भी हद पार करने से पहले 100 बार सोचे। धीरे धीरे रहमान ने लैयारी में अपनी अलग हुकूमत खड़ी कर ली। यह सरकार कागजों में नहीं, डर में चलती थी। यहां उसका पर्ची सिस्टम चलता था। अगर किसी को घर में मरम्मत करनी हो, एक ईंट तक लगवानी हो, राशन की दुकान खोलनी हो या सड़क किनारे बीड़ी सिगरेट का खोखा लगाना हो, तो पहले रहमान के दफ्तर जाकर पर्ची कटवानी पड़ती थी। यह सीधा सीधा टैक्स था जो डॉन की जेब में जाता था। और जंग सिर्फ ड्रग्स या पैसों की नहीं थी, जंग पानी की भी थी। कराची जैसे शहर में पानी सोने से कम कीमती नहीं। गैंग्स ने सरकारी पानी की लाइनों पर कब्जा कर लिया था। पाइपलाइनों में अवैध वाल्व लगाए गए, टैंकर भरे गए और वही पानी जो नल से मुफ्त आना चाहिए था, लोगों को महंगे दामों पर बेचा जाने लगा। यह पानी की कालाबाजारी गैंग वॉर की सबसे बड़ी फंडिंग बन गई। उधर अरशद पप्पू भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वह भी उसी मिट्टी से बना था जिस मिट्टी ने रहमान को गढ़ा था। अब यह लड़ाई सिर्फ इलाके या धंधे की नहीं रह गई थी, यह इज्जत और बदले की जंग बन चुकी थी। शुरुआत पप्पू ने की और उसने वह हद पार कर दी जिसे अंडरवर्ल्ड में भी पाप माना जाता है। वह अपने गुर्गों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। रहमान के पिता दादल की कब्र ढूंढी गई, मिट्टी हटाई गई और मुर्दे की हड्डियों की बेअदबी की गई। यह एक गंदा और सीधा संदेश था, तू मरेगा तो भी सुकून से नहीं सो पाएगा। जब रहमान को यह खबर मिली तो वह पागल हो उठा। उसने दांत पीसकर कहा, अब यह जंग खत्म होकर ही रहेगी। लेकिन अरशद पप्पू का दिल अब भी नहीं भरा था। उसे रहमान को तड़पाना था। एक दिन पप्पू ने रहमान के चाचा को हब चौकी के पास घेर लिया। वह चाहता तो एक गोली में काम तमाम कर सकता था, लेकिन उसने दर्द लंबा चुना। उसने जेब से फोन निकाला और रहमान का नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, बोल। पप्पू हंसा और बोला, ध्यान से सुन, तेरे चाचा मेरे सामने खड़े हैं। अब जो होने वाला है उसकी आवाज तुझे सुननी है। फोन चालू रखा गया और गोलियां चलने लगी। चीखें, तड़तड़ाहट और फिर खामोशी। रहमान फोन कान से लगाए खड़ा रहा। उस दिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अब हिसाब खून से होगा।
इसी खूनी खेल में एक नया चेहरा सामने आया, फैजू बलोच। फैजू रहमान का दोस्त था और पेशे से ट्रांसपोर्टर, ट्रक, गाड़ियां और अच्छा खासा कारोबार। रहमान अपने गैंग के खर्चों के लिए अक्सर फैजू से मदद लेता था। अरशद पप्पू की नजर इस कमाई पर टिक गई। उसने फैजू को धमकाया, अब से हफ्ता हमें मिलेगा। फैजू ने साफ शब्दों में कहा, मैं दोस्ती बेचने वालों में से नहीं हूं। यही जवाब उसकी मौत का फरमान बन गया। पप्पू उसके अड्डे पर पहुंचा और फैजू को गोलियों से भून दिया। फैजू का एक बेटा था, उजैर जान बलोच। उजैर उस वक्त जुर्म की दुनिया से बहुत दूर था। वह एक सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय की मामूली नौकरी करता था, सीधा साधा पढ़ा लिखा इंसान। लेकिन जब उसने अपने पिता की खून से सनी लाश देखी तो उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने पहले कानून पर भरोसा किया, थानों के चक्कर लगाए, अफसरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन जवाब में उसे खामोशी और धमकियां मिली। गैंग का खौफ इतना था कि कोई आगे आने को तैयार नहीं था। टूटकर उजैर ने वही रास्ता चुना जो लैयारी का हर मजबूर आदमी चुनता था, हथियार का रास्ता। उसने अपने बचपन के दोस्त रहमान डकैत का हाथ थाम लिया और यहीं से एक शरीफ वार्ड बॉय कराची के अगले बड़े गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ा। वक्त के साथ रहमान डकैत का कद इतना बड़ा हो गया कि वह सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नाम नहीं रहा। 18 अक्टूबर 2007 को जब पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो सालों बाद वतन लौटी तो कराची एयरपोर्ट पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। तभी एक भयानक धमाका हुआ, कार बम फटा, करीब 140 लोग मारे गए। हर तरफ चीखें, लाशें और अफरा तफरी। लेकिन उस हंगामे के बीच एक बात चौंकाने वाली थी। बेनजीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग किसी फौजी या पुलिस अफसर के हाथ में नहीं था, वह स्टीयरिंग रहमान डकैत के हाथों में था। और उस पल कराची ने साफ देख लिया कि असली ताकत किसके पास है। जी हां, जिस शख्स के नाम पर पुलिस ने लाखों का इनाम घोषित कर रखा था, वही आदमी उस पल देश की सबसे बड़ी नेता की हिफाजत में तैनात था। उसी रहमान ने बेनजीर भुट्टो को मौत के उस खौफनाक मंजर से निकालकर सही सलामत बिलावल हाउस तक पहुंचाया था। यह किस्सा अपने आप में बता देता है कि उस दौर के कराची में असली ताकत किसके हाथ में थी। लेकिन कहते हैं ना, हर शेर के सामने एक सवा शेर जरूर आता है। कराची पुलिस में भी एक ऐसा अफसर था जो मौत से आंखें मिलाने से नहीं डरता था। SSP चौधरी असलम। उनका अंदाज किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। सफेद कड़क सलवार कमीज, एक हाथ में सुलगती सिगरेट और दूसरे में पिस्तौल। जब 2012 में बॉलीवुड की फिल्म राउडी राठौड़ रिलीज हुई तो कराची की गलियों में लोग चौधरी असलम को उसी नाम से पुकारने लगे। वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने ठान लिया था, या तो रहमान खत्म होगा या मेरी कहानी। चौधरी असलम जानते थे कि रहमान को पकड़ना आसान नहीं है। उसका मुखबिरी नेटवर्क ऐसा था कि पुलिस की हर हरकत पहले ही उस तक पहुंच जाती थी। लेकिन 2006 में किस्मत ने पुलिस का साथ दिया। एक पुख्ता खबर मिली कि रहमान बलूचिस्तान के विदर इलाके में छिपा हुआ है। चौधरी असलम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। टीम तैयार हुई, जाल बिछा, गोलियां चली और आखिरकार रहमान डकैत जिंदा पकड़ लिया गया। यह पुलिस के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। उसे हथकड़ियां लगाकर सलाखों के पीछे डाला गया। हिरासत में उससे सख्त पूछताछ हुई। कहते हैं 3rd डिग्री पढ़ते ही बड़े बड़े सूरमा टूट जाते हैं। रहमान भी आखिरकार बिखर गया। रोते हुए उसने अपने कई गुनाह कबूल कर लिए। लगा कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। रहमान सिर्फ डर का नाम नहीं था, वह बेशुमार दौलत का मालिक भी था। जेल की कोठरी में बैठकर भी उसने शतरंज बिछा दी। उसने चौधरी असलम की टीम के कुछ कमजोर और बिकाऊ पुलिस वालों तक पहुंच बना ली। फिर सामने रखी गई एक ऐसी पेशकश जिसे ठुकराना आसान नहीं था, 5 करोड़ रुपए। उस दौर में यह रकम सपने जैसी थी। ईमान डगमगाया, नजरें झुकी और अगली सुबह कराची जागा तो खबर फैली कि रहमान डकैत पुलिस हिरासत से फरार हो चुका है। न कोई दीवार टूटी, न कोई सुरंग बनी। वह थाने के मेन गेट से ऐसे निकला जैसे कोई खास मेहमान विदा हो रहा हो। यह चौधरी असलम ही नहीं, पूरी कराची पुलिस के चेहरे पर तमाचा था। रहमान ने फिर साबित कर दिया कि कानून उसकी जेब में चलता है। रहमान का इस तरह बार बार जेल से निकल जाना चौधरी असलम के लिए अब सिर्फ नौकरी का मसला नहीं रहा, यह उसकी इज्जत, उसकी मूंछ का सवाल बन गया। एक महफिल में उसने साफ शब्दों में कहा, अब हथकड़ी नहीं लगेगी, अगली मुलाकात सीधे एनकाउंटर में होगी। यहीं से शुरू हुआ वह खतरनाक खेल जहां शिकारी और शिकार एक दूसरे की सांसें गिनने लगे। लेकिन इस खूनी अंत तक पहुंचने से पहले कहानी में 2 ऐसे किरदार आते हैं जो हर वार के बाद मलबा समेटते थे, एक रिपोर्टर और एक एम्बुलेंस ड्राइवर। लैयारी की दास्तान सिर्फ गैंगस्टरों की नहीं थी, यह उन लोगों की भी थी जो रोज मौत के निशान साफ करते थे। रहमान के फरार होने के बाद शहर दहशत में था, लेकिन इसी दहशत के बीच 2 आम लोग अपनी जिंदगी की सबसे भारी जंग लड़ रहे थे। पहला नाम था सफदर, कराची में ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस चलाने वाला सफदर। ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन है। सफदर का दिल सेवा से भरा था क्योंकि उसका अपना भाई आदिल बचपन से पोलियो से जूझ रहा था। अस्पतालों की लाइनों में अपने भाई को तड़पते देख देखकर
उसने तय कर लिया था कि वह दूसरों के काम आएगा। लेकिन कराची की सड़कें जज्बात नहीं समझती। यहां हर मोड़ पर मौत घात लगाए खड़ी रहती है। सफदर का गुरु था चिड़ी बाबू। लोग उसे यह नाम इसलिए देते थे क्योंकि वह कभी टिककर नहीं रहता था, हर वक्त इधर उधर फुदकता रहता। चिड़ी बाबू अजीब किस्म का इंसान था। लाश उठाते वक्त भी कभी गुनगुना लेता, कभी हल्का सा नाच लेता। शायद मौत से निपटने का उसका यही तरीका था। एक दिन सफदर को कॉल मिला, काकरी ग्राउंड के पास एक लाश पड़ी है। एम्बुलेंस वहां पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। कई दिन पुरानी लाश, ड्रग्स का शिकार, मक्खियां भिन भिना रही थीं, कीड़े रेंग रहे थे और बदबू ऐसी कि सांस लेना मुश्किल। सफदर से रहा नहीं गया, उसने वहीं उल्टी कर दी। चिड़ी बाबू ने देखा तो पास आकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तमाशा बंद कर, वह भी इंसान था, तू भी इंसान है, काम कर। उस एक थप्पड़ ने सफदर को भीतर से बदल दिया। वह लाशें उठाने लगा, लेकिन इसकी कीमत उसके दिमाग ने चुकाई। वह पीटीएसडी का मरीज बन गया। हालत यह हो गई कि घर पर खाना खाते वक्त भी उसे रोटी में से खून की गंध आने लगती। उसे लगता उसके हाथों से मौत की बदबू कभी नहीं जाएगी। वह अपने बच्चों को गले लगाने से भी डरने लगा। शहर के दूसरे कोने में एक और नौजवान अपनी पहचान खोज रहा था। नाम था जिले। उसका सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसे 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप याद था। टीवी पर दिखने वाला ग्लैमर, वही उसे खींच लाया क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ। शुरुआत में उसे लगा कि यह सब फिल्मों जैसा होगा, लेदर जैकेट, सनग्लास और बाइक। लेकिन हकीकत ने जल्दी ही उसे जमीन पर लापटका। उसका पहला बड़ा असाइनमेंट था कराची के एग्जाम माफिया को कवर करना। जिले कैमरा लेकर सेंटर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, जोश में बोल रहा था। तभी एक आदमी बाहर निकला, बिना कुछ कहे उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। माइक जमीन पर गिर गया, होंठ फट गए, खून बहने लगा। उस दिन जिले को समझ आ गया कि कराची में सवाल पूछने की कीमत अक्सर खून से चुकानी पड़ती है। लेकिन जिले अब सिर्फ रिपोर्टर नहीं रहा था, उसे ब्रेकिंग न्यूज की लत लग चुकी थी, बिल्कुल ड्रग्स जैसी। उसे हर हाल में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर चाहिए होती थी। यह नशा इतना बढ़ गया कि वह इंसान कम और मशीन ज्यादा बन गया। उसके मोबाइल की गैलरी में न परिवार की मुस्कान थी, न दोस्तों की यादें। वहां सिर्फ एनकाउंटर में मारे गए अनजान लोगों की बिगड़ी हुई लाशों की तस्वीरें थीं। वह लाश के पास झुककर क्लोजअप लेता, चेहरा कैप्चर करता ताकि पहचान हो सके। हर मौत उसके लिए किसी इंसान का अंत नहीं, बल्कि एक स्कूप थी। संवेदना कब मर गई उसे खुद पता नहीं चला। कहानी फिर लौटती है रहमान डकैत पर। वक्त था 2009। रहमान अब पुलिस के लिए सिर्फ अपराधी नहीं, सिरदर्द बन चुका था। चौधरी असलम अपना पूरा जाल बिछा चुके थे। अगस्त की एक उमस भरी रात थी। जिले के फोन की घंटी बजी। उधर से एक पुलिस अफसर की दबी आवाज आई, जिले अलर्ट हो जाओ, बहुत बड़ी खबर है। रहमान की लोकेशन मिल गई है, घेराबंदी होने वाली है, आज रात खेल खत्म होगा। जिले का दिल धक धक करने लगा। यह उसके करियर का सबसे बड़ा पल था। करीब 5 घंटे बाद दोबारा कॉल आया, काम हो गया है, पहुंच जाओ। जिले कैमरा उठाकर टीम के साथ भागा। जगह थी बिन कासिम, कराची के बाहरी इलाके का एक सुनसान कोना। वहां पुलिस की गाड़ियां नीली लाल लाइट जलाए खड़ी थी। जमीन पर धूल और खून में सना एक जिस्म पड़ा था। जिले ने कैमरा झूम किया। चेहरा पहचान में आते ही उसने सांस रोक ली। वही था रहमान डकैत, जो कभी कराची की गलियों का राजा कहलाता था, आज बेहोश सा पड़ा था। पुलिस ने इसे एनकाउंटर कहा, लेकिन शहर जानता था कि यह बदला था, चौधरी असलम का बदला। जिले ने कैमरा ऑन किया और बोल पड़ा, लैयारी का शेर ढेर हो गया। राजा मर चुका था, लेकिन गद्दी खाली नहीं रह सकती थी। सवाल सिर्फ एक था, अब अगला कौन? जिले को अगला स्कूप चाहिए था। उसने अपने सारे सूत्र दौड़ा दिए। कुछ ही वक्त में उसे लैयारी के एक छुपे हुए बंगले में बुलाया गया। वहां 2 चेहरे सामने आए। पहला था उजैर बलोच, सूट बूट में, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हुआ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव जैसा। दूसरा था बाबा लाडला, रहमान का सबसे भरोसेमंद आदमी, कद में छोटा, आंखों में जहर, एकदम ठेठ गुंडा। जिले ने सवाल दागा, अब सरदार कौन? ताकत और सीनियरिटी बाबा लाडला के पास थी, लेकिन उसने उजैर की तरफ इशारा किया और कहा, हमारे अगले सरदार उजैर भाई होंगे। उसी रात जिले ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी, लैयारी को नया गॉडफादर मिल गया है, उजैर बलोच। लेकिन जिले को अंदाजा नहीं था कि यह सूट बूट वाला डॉन रहमान से भी ज्यादा बेरहम निकलेगा। रहमान के पास कम से कम कुछ उसूल थे, उजैर के पास सिर्फ बदले की आग थी। और इस आग में सबसे पहला नाम था अरशद पप्पू, वही जिसने उजैर के पिता को मारा था। बात है मार्च 2013 की। कराची का पॉश इलाका डिफेंस, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहीं एक घर में अरशद पप्पू छुपा बैठा था। लेकिन अब खेल बदल चुका था। उजैर बलोच का वक्त था। उसके लोग पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंचे और पप्पू को उसके भाई यासिर अराफात के साथ उठा ले गए। उन्हें वहां लाया गया जहां मौत का तमाशा रचा जाना था, लैयारी। रात गहरी थी, गलियों में भीड़ जमा थी। उजैर बलोच और बाबा लाडला सामने खड़े थे। अरशद पप्पू को उनके बीच लाया गया। घंटों यातना दी गई। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर लौटती रहीं। और फिर वही हुआ
जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। अरशद पप्पू का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, लेकिन नफरत इतनी गहरी थी कि इतना काफी नहीं लगा। कटे हुए सिर को जमीन पर रखा गया और फुटबॉल की तरह ठोकरें मारी जाने लगी। भीड़ तालियां बजा रही थी, मोबाइल कैमरे चल रहे थे। इसके बाद पप्पू के धड़ को गधा गाड़ी पर लाद कर पूरे लैयारी में घुमाया गया, जैसे कोई जंग की ट्रॉफी हो। आखिर में लाश के टुकड़े किए गए, जला दिए गए और बची हुई राख को गटर में बहा दिया गया ताकि नामो निशान मिट जाए। बाद में जब किसी ने उजैर से इस वहशियाना हरकत पर सवाल किया तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बस इतना कहा, उसने मेरे बाप को मारा था, मैंने उसका वजूद खत्म कर दिया, हिसाब बराबर। लैयारी की यह दास्तान सिर्फ गैंग वॉर की नहीं थी, इसके पीछे सरकार और पुलिस की नाकामी भी नंगी सच्चाई की तरह खड़ी थी। इस नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल बना अप्रैल 2012 का कुख्यात ऑपरेशन लैयारी। ऊपर से आदेश आया था, अब बहुत हो चुका। 27 अप्रैल की सुबह वह पूरी ताकत के साथ उतरा। करीब 3000 पुलिसकर्मी, बख्तरबंद गाड़ियां, एपीसी, स्नाइपर्स। मंजर ऐसा था मानो दो मुल्क आमने सामने हो। लेकिन लैयारी अब बस्ती नहीं, किला बन चुकी थी। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, स्वागत गोलियों से नहीं, आरपीजी से हुआ। छतों से रॉकेट दागे गए। बख्तरबंद गाड़ियां खिलौनों की तरह उछलकर पलटने लगीं। पुलिस को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। ऑपरेशन 8 दिन चला। पूरे 8 दिन लैयारी घेराबंदी में रहा, न कोई अंदर न कोई बाहर। बिजली काट दी गई, पानी रोक दिया गया, घरों में राशन खत्म होने लगा। बच्चे भूख से रोते रहे, बूढ़े प्यास से तड़पते रहे। यह लड़ाई अब गैंगस्टरों के खिलाफ नहीं रह गई थी, यह आम लोगों के खिलाफ सजा बन चुकी थी। इसी घेरे के बीच एम्बुलेंस ड्राइवर सफदर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार उसकी एम्बुलेंस में लाशें नहीं थीं, बल्कि चावल और आटे की बोरियां थीं। ईदी फाउंडेशन ने तय किया था कि भूख से मरते लोगों तक खाना पहुंचाना जरूरी है। सफदर बैरिकेड की तरफ बढ़ा। सामने चौधरी असलम खड़ा था, हाथ में पिस्तौल, होंठों पर सिगरेट। उसने सख्ती से पूछा, किधर? सफदर बोला, साहब राशन है, अंदर लोग भूखे हैं। असलम को शक हुआ। उसने बिना देर किए कमर से रामपुरी चाकू निकाला और बोरियां चीरने लगा। दूध के पैकेट फाड़ दिए गए। सफेद चावल, आटा और दूध सड़क की कीचड़ और सूखे खून में मिल गया। सफदर बस खड़ा देखता रहा। चौधरी असलम ने उसका कॉलर पकड़ा। थाने चल। थाने के अंदर वही ड्राइवर जो लोगों की भूख मिटाने निकला था, पट्टों से पीटा गया। जब सफदर छूटा तो उसका शरीर सूज चुका था, लेकिन असली चोट उसकी आत्मा पर लगी थी। उसने खुद से कहा, इस जंग में कोई हीरो नहीं है, न गैंगस्टर न पुलिस। इस जंग की कीमत परवीन ने भी चुकाई। वही टीचर, उसकी बहन समरीन की नई नई शादी हुई थी, जुड़वां बच्चे हुए थे। वह अपने पिता के पुराने घर में रहती थी। वह घर ऊंचाई पर था, गैंगस्टरों को पसंद आ गया। वहां से पुलिस पर निशाना लेना आसान था। बाबा लाडला के लोग आए, ताले टूटे, घर कब्जे में ले लिया गया। समरीन अपने दूध मुंहे बच्चों को लेकर भागी। 5 महीने बाद जब गैंगस्टर घर छोड़कर गए, परिवार लौटा तो आंखें सुन्न रह गईं। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श में गोलियों के निशान गड़े थे। पता चला वहां लोगों को लाकर यातना दी जाती थी। घर टॉर्चर सेल बन चुका था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब समरीन का दहेज गायब मिला। जेवर, कपड़े, सब जो मां ने सालों जोड़कर रखे थे। दीवारें धो दी गई थी, लेकिन समरीन फुसफुसाई, मुझे अब भी इन दीवारों से खून की बदबू आती है। लैयारी अब जीने की जगह नहीं बची थी। उधर उजैर बलोच अपने आलीशान महल में बैठा अगला खेल रच रहा था। बाहर की दुनिया के लिए वह पीपल्स अमन कमेटी चलाता था, लेकिन उस अमन के पीछे सिर्फ हिंसा थी। एक दिन परवीन को चंदा मांगने उजैर की हवेली जाना पड़ा। बलूचिस्तान में बाढ़ आई थी, मदद चाहिए थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी आंखें खुली रह गईं। यह घर नहीं, महल था। बड़ा स्विमिंग पूल, बीच में लकड़ी का शाही झूला, दीवार पर बहता आर्टिफिशियल झरना। उजैर राजा की तरह बैठा था। तभी परवीन की नजर उसके पीछे खड़े गनमैन पर पड़ी। वह कोई और नहीं, उसका अपना कजिन सईद था, जो कभी सरकारी नौकरी करता था, आज गैंगस्टर का आदमी था। उजैर ने बेरुखी से कहा, बलूचिस्तान के लिए पैसा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ लैयारी का सरदार हूं। तभी परवीन ने झरने की आवाज के पीछे से दबी हुई चीखें सुनी। उसे समझ आया वह झरना सजावट नहीं, चीखों को दबाने की मशीन था। हवेली के पीछे एक निजी चिड़ियाघर भी था। मगरमच्छ, काले भालू। अफवाहें थीं कि दुश्मनों को वहीं फेंक दिया जाता है। परवीन बाहर निकली तो उसके कदम कांप रहे थे। उसने मन ही मन कहा, यह शहर अब इंसानों का नहीं रहा। पावर और पैसा रिश्तों को ऐसे चीरते हैं कि सगे लोग भी दुश्मन बन जाते हैं। उजैर और उसके सबसे भरोसेमंद कमांडर बाबा लाडला के बीच भी यही हुआ। हफ्ता वसूली के बंटवारे पर पहले फुसफुसाहट हुई, फिर बहस, और देखते देखते लैयारी 2 हिस्सों में टूट गया। अब लड़ाई सिर्फ दबदबे की नहीं रही, यह नफरत की जंग बन गई। उजैर ने बाबा लाडला को खत्म करने के लिए एक फुटबॉल मैच को निशाना बनाया। मैदान में बच्चे खेल रहे थे, तालियां बज रही थी, तभी धमाका हुआ। बाबा लाडला बच गया,
लेकिन 7-8 मासूम बच्चे वहीं ढेर हो गए। जवाब में बाबा लाडला ने उजैर के करीबी जफर बलोच को गोलियों से छलनी कर दिया। बदले की यह आग ऐसी भड़की कि 1 साल के भीतर आपसी गैंग वॉर में 800 से ज्यादा लोग मारे गए। लोग कहते थे यह लड़ाई खत्म नहीं होगी, और हर सुबह किसी नई लाश की खबर आती थी। इस आग में परवीन का स्टूडेंट नासिर भी जल गया। वही नासिर जो कभी परवीन के पीछे साए की तरह चलता था। एक दिन वह लंगड़ाता हुआ उसके घर पहुंचा, जख्मी, चेहरा पीला। उसने फुसफुसाकर कहा, बाजी, गलती हो गई। उजैर को बचाते हुए गोली खा ली। परवीन ने उसे समझाया, रोई, उससे दूरी बना ली। लेकिन कुछ दिनों बाद नासिर गायब हो गया। जब उसकी लाश मिली तो देखने वालों की रूह कांप उठी। शरीर सिगरेट से दागा हुआ, जख्मों से भरा, घंटों तड़पा तड़पा कर मारा गया था। जो लड़का एक टीचर की हिफाजत करता था, उस दिन कोई उसकी ढाल नहीं बना। लयारी अभी इन गैंगस्टरों से उबर भी नहीं पाया था कि कराची में एक तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन आ धमका, तालिबान। 2009 के बाद जब पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान सीमा के पास कार्रवाई तेज की तो कई तालिबानी आतंकी जान बचाकर कराची भाग आए। उन्हें छिपने के लिए बड़ा शहर चाहिए था और कराची उन्हें जन्नत लगा। उन्होंने पख्तून इलाकों में अपने ठिकाने बना लिए। 8 जून 2014 की रात रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड्स से लैस 10 आतंकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की नकली वर्दियां पहनकर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुस गए। रात भर गोलियां चली, धमाके गूंजते रहे। सुबह होते होते सभी 10 आतंकी मारे गए, लेकिन इस हमले ने हुकूमत की नींद उड़ा दी। संदेश साफ था, शहर हाथ से फिसल रहा है। अब फैसला हुआ जीरो टॉलरेंस का। रेंजर्स को खुली छूट मिली। ऑपरेशन कराची शुरू हुआ। निशाने पर सिर्फ आतंकी नहीं, लयारी के गैंगस्टर भी थे। इस सफाई अभियान की पहली बड़ी कीमत खुद चौधरी असलम ने चुकाई। 2014 में तालिबान ने उसकी गाड़ी पर सुसाइड हमला किया। करीब 200 किलो RDX से भरी कार ने उसकी जीप को हवा में उड़ा दिया। कराची का राउडी राठौड़ धुएं में खो गया। शहर सन्न रह गया, लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं। बाबा लाडला जान बचाकर ईरान सीमा के पास बलूचिस्तान में छिपा, मगर 2017 में रेंजर्स वहां तक पहुंच गए। एनकाउंटर हुआ और बाबा लाडला मारा गया। उजैर बलोच ज्यादा चालाक निकला। कभी बुर्का पहनकर, कभी एम्बुलेंस में छिपकर वह कराची से निकल गया। नकली पासपोर्ट बनवाया, मस्कट के रास्ते दुबई पहुंचा, लेकिन इंटरपोल ने वहां उसे धर दबोचा। पाकिस्तान लाए जाने पर पूछताछ में उसने जो बताया, उसने सबको चौंका दिया। उसने माना कि वह सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि देश का गद्दार भी था। उसने ईरानी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तानी सेना से जुड़े राज बेचे थे। फर्जी दस्तावेजों पर ईरानी नागरिकता ली थी। उसने 198 कत्लों की बात कबूली। अप्रैल 2020 में मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी के आरोप में उसे 12 साल की सजा सुनाई। यहीं कुलभूषण जाधव का नाम भी उछला। पाकिस्तान ने दावा किया कि उजैर बलोच भारतीय एजेंसियों के संपर्क में था और जाधव की मदद करता रहा, जबकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि जाधव को ईरान से किडनैप किया गया था और यह सब पाकिस्तान की नाकामी ढकने की कोशिश है। आज लयारी शांत दिखता है, लेकिन यह शांति कब्रिस्तान जैसी है। गलियां साफ हैं, मगर दीवारों को याद है कि यहां क्या क्या हुआ था। मैदानों को याद है कि यहां गोल नहीं, गोलियां चली थी। घरों को याद है कि यहां हंसी नहीं, चीखें गूंजी थी। और यही कहानी रुकती नहीं, यही सोच शुरू होती है। अगर आपको यह कहानी सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी, सत्ता की भूख और आम इंसानों की टूटती जिंदगी की परतें खोलती लगी हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। रिवीलिंग आइज, जहां हर कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, उघाड़ी जाती है, क्योंकि सच अक्सर अंधेरे में छुपा होता है।